राष्ट्रीय स्तर पे तानाशाही को खत्म करने का मौका है और स्थानीय स्तर पे इस इलाके में इतने लंबे समय से जो राजशाही चली आ रही, जो सामंतवाद चला आ रहा, उसको खत्म करने का भी मौका है। भारतीय जनता पार्टी को 272 सीट नहीं आ रहा। जब चुनाव शुरू हुआ तो लोग कहते थे भाई रोहतक तो कांग्रेस जीत लेगी, बाकी का कोई पता नहीं। एक महीना पहले ये हुआ, नहीं 4 सीट तो कांग्रेस की है। और आज ये स्थिति है कि लोग पूछ रहे हैं कि खट्टर जी की करनाल की सीट बचेगी कि नहीं बचेगी। भारत माँ के 2 बच्चे हिंदू और मुसलमान में दिन रात झगड़ा करवाए, वो देशद्रोही। कोठी राव साहब की 7 में से एक दिन खुलती है, 6 दिन अपने इलाके की जनता के लिए कोठी बंद रखने वाले दूसरों को बाहरी बता रहे हैं, तो बहुत ही शर्म की बात। इनके स्थानीय सांसदों से गुस्सा बहुत, और यहाँ भी लोग राव साहब के बारे में जो बातें कहते हैं, तो साहब है, राजा साहब है, तो राजा साहब के बारे में जो लोग बातें कहते हैं कि भाई मिल ना सके जिस आदमी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। एक और जहां बीजेपी 4 चरणों के मतदान के बाद ही बहुमत का आंकड़ा हासिल करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर जाने माने चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने दावा कर दिया कि 400 तो दूर एनडीए बहुमत का आंकड़ा 272 तक हासिल नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव हर दिन बदल रहा है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यादव ने दावा किया कि खट्टर तक सीट बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं गुरुग्राम भी हर दिन पलट रहा है। कहा कि 1977 में लोकतंत्र बचाने के लिए देश के लोगों ने कांग्रेस को हराया था, अब देश को बचाने के लिए बीजेपी को हराएंगे। वहीं दूसरी ओर नाम लिए बगैर बीजेपी को देशद्रोही तक करार दे दिया। वहीं राज बब्बर को बाहरी बताने के सवाल पर यादव ने कहा कि उनका क्या करें जिनकी कोठी सप्ताह में 1 दिन ही खुलती है। वहीं यहां तक कहा कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राजाशाही व सामंतवाद को खत्म करने का चुनाव है। यादव ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा, स्वराज इंडिया, युवा संगठन व किसान संगठनों सहित अन्य संगठनों ने रेवाड़ी में वीरवार को सम्मेलन कर देश बचाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के लिए वोट मांगने का आह्वान किया है। परिणाम क्या रहेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर नीरस दिख रहे चुनाव में भी पारा चढ़ने लगा है। बता दें कि योगेंद्र यादव वीरवार को मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए थे। इस दौरान राज बब्बर के दामाद अनूप सोनी भी मौजूद रहे, वहीं अपने पक्ष में वोट की अपील की। अब आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार किस तरह से योगेंद्र यादव ने देश सहित हरियाणा व गुरुग्राम के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखी, वहीं तमाम सवालों के जवाब भी दिए। नमस्कार। देखिए, मैं कभी चुनावी भाषणों और चुनावी सम्मेलनों में गया नहीं, लेकिन हाँ, राज बब्बर जी के लिए जब जब जरूरत पड़ी है खड़ा रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि भाई परिवार का साथ देना बहुत जरूरी होता है। और सिर्फ इसलिए नहीं जाता हूँ, मेरी अपनी एक विचारधारा बहुत साफ है कि मैं सही व्यक्ति का साथ देने में बिलीव करता हूँ। जितना मैंने चुनावों को समझा है, जितना मैंने राजनीति को समझा है, मैं अपने आसपास हमेशा ये कहता हूँ कि भैया अपने कैंडिडेट को वोट दो, क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपकी बात को आगे तक पहुँचाने वाला है। और अगर वो साफ नीयत का है, अगर वो ईमानदार है, अगर वो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, तो वो आपकी बात ज़रूर सही मायने में पहुँचा कर जाएगा। तो मैं सिर्फ यही अपील करने आया हूँ यहाँ पे लोगों से, और ये सब योगेंद्र भाई और इनकी टीम और जितने भी लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं वो सब साथ दे रहे हैं इस बात में कि हमें एक ईमानदार, एक सही, एक मेहनती आदमी को गुड़गांव से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के राज बब्बर साहब, उनको जिताकर लाना है, जो आपकी बात, सही बात ऊपर तक पहुँचा पाए और यहाँ की समस्याओं का समाधान करा पाए। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से आज यहाँ रेवाड़ी क्षेत्र के, रेवाड़ी जिले के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, युवा आंदोलन और गणमान्य लोग इकट्ठे हुए, जो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं, और सब ने मिलकर संकल्प लिया कि आज दल से बड़ा है देश। आज देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को कुर्सी से उतारा जाए, और इसके लिए कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर जी का पूरा सहयोग लेने और हाथ के निशान पे वोट देने और दिलवाने का संकल्प लिया गया। ये बात तो बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि देश बचाने के लिए उनको वोट करें। ये देश की जनता तय करेगी कि देश के हित में कौन है और कौन अहित में है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो किसी घर में
झगड़ा करवाए, घर के दो भाई बहन के अंदर दो भाइयों में जो झगड़ा करवाए, वो परिवार का दुश्मन होता है, उसका हितैषी नहीं होता। भारत माँ के दो बच्चे हिंदू और मुसलमान में दिन रात झगड़ा करवाए, वो देशद्रोही है। 35-1 का खेल जो चलवाए, वो प्रदेश विरोधी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आज जरूरी है बीजेपी को हराना। जिस तरह से 1977 के चुनाव में लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस को हराना जरूरी था और इस देश की जनता ने किया, हरियाणा की जनता ने किया, ठीक उसी तरह 2024 में संविधान, देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है और मुझे विश्वास है हरियाणा की जनता ये करेगी। बीजेपी के नेता स्टेज से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने संविधान के खिलाफ जाके मुस्लिम आरक्षण दिया, जबकि जब वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण रहेगा, लेकिन जो धर्म के आधार पर आरक्षण कांग्रेस ने दिया या कोई वो देंगे नहीं, संविधान के खिलाफ है। मैंने तो सुना था 4-5 दिन पहले मोदी जी को इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि गुजरात में मुसलमानों को आरक्षण मैंने दिया। तो बीजेपी तय कर ले भाई कि उसका श्रेय लेना चाहती है, इसका दोष देना चाहती है। ये दो जुबान में बोलना बंद कर दे। और अगर ये था तो कर्नाटका में इतने समय तक बीजेपी की सरकार रही, एक बार नहीं रही, 2-2, 3-3 बार रही। तीसरी सरकार के आखिरी हफ्ते में जाके उसको बंद क्यों किया, पहले बंद क्यों नहीं किया? बीजेपी दो मुंही बातें करती है। सच बात यह है कि धर्म के आधार पर आरक्षण ना इस देश में है, ना होना चाहिए, ना किसी पार्टी सरकार ने किया है, ना सुप्रीम कोर्ट या संविधान इसकी इजाजत देता है। ये टोटल झूठी हवाई बातें हैं। एक अहीर रेजिमेंट और अग्निपथ इस इलाके में, इस लोकसभा क्षेत्र में कितना असर मानते हैं? भाई मैं बार बार कहता रहा कि अहीर रेजिमेंट तो बहुत दूर की बात है। इस इलाके के बच्चों को आज जो आर्मी में रिक्रूटमेंट होता है, कम से कम वो तो बचा दो। पहले इस इलाके के बच्चों को दादरी में और गुड़गांव में मिला के साल में 1500 परमानेंट रिक्रूटमेंट होता था आर्मी में हमारे यहाँ। जब से अग्निवीर स्कीम आई है, कच्ची नौकरी मिल रही है और सिर्फ 500 लोगों को मिल रही है। 1500 पक्की नौकरी की बजाय 500 कच्ची नौकरी मिल रही हैं। उसका जवाब दो, बाकी बातें बाद में होंगी। मेरे को एवरेस्ट पे बाद में चढ़ा लेना, फर्स्ट फ्लोर तक तो जाने दो मेरे को पहले। यहाँ के एक भाजपा प्रत्याशी जो राघवेंद्र जी थे, वो कह रहे हैं मतलब 25 के बाद आज वो दिखेंगे ही नहीं, बारिश और इस तरह। अरे वो तो 25 साल से ना दिख रहे, वो तो 25 तारीख बाद की है। कोठी राव साहब की 7 में से एक दिन खुलती है। 6 दिन इस देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, अपने इलाके की जनता के लिए कोठी बंद रखने वाले दूसरों को बाहरी बता रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। आप जानते हैं कि हम यहाँ भारत जोड़ो अभियान से आए हैं। इससे पहले हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो स्वराज इंडिया है, स्वराज अभियान है, जय किसान आंदोलन है। आप ये भी जानते हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना हम कांग्रेस के मेंबर हैं, ना कांग्रेस संगठन से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप ये भी जानते हैं कि अतीत में हमने कांग्रेस की सरकारों के विरुद्ध मोर्चे खोले हैं, संघर्ष किया है। इस सब के बावजूद अगर आज हम यहाँ कांग्रेस के लिए वोट की अपील करने आए तो हमारा फर्ज बनता है कि उसका कारण बताएं। और कारण एक शब्द में यही है कि दल से ऊपर देश। स्वराज इंडिया जो कि एक राजनीतिक दल है, हमने आज से 2 वर्ष पहले स्पष्ट लिखित फैसला किया था कि आज देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, हमारी देश की एकता को खतरा है। ऐसे में स्वराज इंडिया 2024 लोकसभा चुनाव तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं होगा। इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जो मुख्य धारा की पार्टियां काम करेंगी, हम उसका समर्थन करेंगे। इसी के तहत हमने भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की। कई हमारे साथी, आप दोनों बैठे हैं, संदीप भाई, 3 साथी मेरे यहाँ बैठे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के हम सफर थे। हमने जो दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो भी ज्वाइन की।
हमने भारत जोड़ो अभियान खड़ा किया और भारत जोड़ो अभियान के तहत हमने राष्ट्रीय स्तर पे अपील की कि जो इंडिया गठबंधन है उसके हर कैंडिडेट को हम पूरा समर्थन देंगे। और आज देश में 120 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारत जोड़ो अभियान इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को समर्थन दे रहा है। पार्टियां अपना चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पार्टियों के दायरे के बाहर जो जन आंदोलन है, जो जन संगठन है, सिविल सोसाइटी है, नागरिक है, प्रबुद्ध लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये देश बचाने का क्षण है। ये मेरा अपना गृह चुनाव क्षेत्र है। यहां से मैं एक जमाने में उम्मीदवार रह चुका हूं और चूंकि मैं उम्मीदवार एक जमाने में था, इसलिए मीडिया में कुछ दिन तक चलता रहा कि योगेंद्र यादव का नाम चल रहा है। और आप में से जिसने भी मुझसे पूछा, मैंने स्पष्ट दो टूक जवाब पहले भी दिया था, उन दिनों भी दिया था कि भाई ये टोटल र्यूमर है। मेरी पार्टी लिखित फैसला 2 साल पहले कर चुकी है। जो प्रस्ताव मैंने अपने हाथ से लिखा था कि हम कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, हम केवल और केवल लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे। अपने इस गृह क्षेत्र में जहां मेरा अपना वोट भी है, यहाँ सारनवास में, अपने गृह क्षेत्र में आके मैं विशेष अपील करना चाहता हूं। विशेष अपील, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे अपील, दूसरा स्थानीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे तानाशाही को खत्म करने का मौका है, लड़खड़ाती तानाशाही को एक आखिरी धक्का देने का मौका है। और स्थानीय स्तर पे इस इलाके में इतने लंबे समय से जो राजशाही चली आ रही है, जो सामंतवाद चला आ रहा है, उसको खत्म करने का भी मौका है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस चुनाव में जहां एक तरफ तमाम किस्म की अनियमितताएं की जा रही हैं, मैच से पहले रेफरी बदला गया, मैच में सामने वाली टीम का अकाउंट बंद किया गया, खिलाड़ियों को पकड़ के बंद कर दिया गया, उसके बावजूद भी जनता खड़ी हो गई है। इस देश में मैंने कुछ दिन पहले कहा था, वीडियो रिलीज करके कहा था कि अब ये चुनाव पलट चुका है। जब चुनाव शुरू हुआ मुझे विश्वास नहीं था। मैं कह रहा था बीजेपी को 272 से नीचे उतारना संभव है, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि जो संभव है वो हो पाएगा या नहीं पता नहीं। लेकिन चुनाव जैसे जैसे शुरू हुआ, एक एक चरण में ये चुनाव का मिजाज बदला है, चुनाव का स्वरूप बदला है। और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 272 सीट नहीं आ रहा। अब तो सवाल ये है कि क्या एनडीए को 272 सीट आएगा। आप चाहेंगे तो मैं राज्यवार ब्यौरा भी आपको बता दूंगा। अब तो उसमें भी संदेह हो गया है। हरियाणा में कितनी तेजी से स्थिति बदली है। जब चुनाव शुरू हुआ तो लोग कहते थे भाई रोहतक तो कांग्रेस जीत लेगी, बाकी का कोई पता नहीं। एक महीना पहले ये हुआ नहीं, 4 सीट तो कांग्रेस की है। और आज ये स्थिति है कि लोग पूछ रहे हैं कि खट्टर जी की करनाल की सीट बचेगी कि नहीं बचेगी। मतलब सच्ची बात ये, 400 पार तो 420 का खेल था। 400 जैसी स्थिति, 370 जैसी स्थिति कभी तो थी ही नहीं। मैं पहले दिन से बता रहा था कि भैया नारे वारे तो ठीक हैं, मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, राज्यवार सीटें मेरे को करके दिखा दो और कोई मेरे को दिखा दो कि कैसे 303 से पार होंगे। वो तो मैं पहले दिन से कह रहा था, ये तो था। मगर क्या था, एक बीजेपी पे 2 एडवांटेज थे। एक एडवांटेज ये था कि सारा मीडिया के लिए पत्रकारों को दोष नहीं देता भाई, मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, सारा मीडिया हाउस 400 पार 400 पार 400 पार कर रहे थे। और मैं इतने लोगों को मिला हूं पिछले 6 हफ्ते में जो कहते भाई साहब मैं तो बीजेपी को वोट कतई ना दूं, मगर आएगा तो मोदी ही। ये कह रहे हैं मैं भी बिल्कुल ना दूं, लेकिन आएगा तो मोदी ही। तो ये बीजेपी को एडवांटेज था। पूरे देश में ये छवि बनी हुई थी कि भैया ले दे के मैं कुछ भी कर लूं, आएगा तो मोदी ही। दूसरी दिक्कत ये थी कि इंडिया कोएलिशन जितना जल्दी बनना चाहिए था उतना जल्दी बन नहीं रहा था, सीट में देर हो रही थी, ये सब। और मैं समझता हूं सच बात यह है कि चुनाव से पहले, चुनाव के कुछ दिन जब चुनाव नजदीक आया तो पार्टियों से ज्यादा पब्लिक ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया। 2-3 कारण।
और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, आप मुझसे बेहतर जज कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता कि भाई 15 दिन पहले क्या स्थिति थी और आज गुड़गांव की क्या स्थिति है, आपका उत्तर भी होगा भाई, कोई कहेगा टाइट है, कोई कहेगा मार्जिन घटा है, कोई भी जो भी भाषा में कहे, 15 दिन पूरे देश में हर 10 दिन में बदल रहा है स्थिति। और उसके कारण 3 है। पहला कारण ये है कि जो लोगों के जिंदगी के सवाल थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान की अवस्था का, इन सब चीजों पे ढक्कन लगा हुआ था। ढक्कन का नाम था मोदी। बस मोदी मोदी, फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं। अब वो हो गया ढीला। ऐसा नहीं कि कोई, मेरे अभी भी मोदी के प्रति उतना गुस्सा मुझे दिखाई नहीं देता जैसा 77 में इंदिरा जी के प्रति था। लेकिन अब ये है कि हाँ है मोदी जी, ठीक है, अब बेरोजगारी की बात करो ना, इसकी बात करो ना। लोगों के जिंदगी के सामान्य सवाल ऊपर आने शुरू हो गए। नंबर 2, इनके स्थानीय सांसदों से गुस्सा बहुत है। मैं इस इलाके में भी घूम रहा हूं और यहां भी लोग राव साहब के बारे में जो बातें कहते हैं, तो साहब है, राजा साहब है, तो राजा साहब के बारे में जो लोग बातें कहते हैं कि भाई मिल ना सके जिस आदमी से, और ये सिर्फ यहां नहीं, पूरे देश में। और तीसरी बात जो हो रही है वो ये, पहली बार मैंने अब सुनी हो कि अब आम जनता तानाशाही शब्द का इस्तेमाल करने लगी है कि भाई ये तो ठीक ना, ये तो ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं, ये तो जोर जबरदस्ती का मामला है ना। ये 3 बातें हुई हैं जिसकी वजह से चुनाव पलटना शुरू हो गया है। लेकिन मुझसे बेहतर आप जज हैं। मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, कोई भी कहेगा भाई राजनीतिक कार्यकर्ता है, अपनी पार्टी के पक्ष में बोलेगा। वैसे आपको याद दिला दूं, मैं यहीं का हूं। स्वराज इंडिया पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मैं आपके बीच में आया था। मैंने दावा नहीं किया कि स्वराज इंडिया एक सीट भी जीतेगी। अगर किया हो तो आप बता देना, ये मेरी आदत नहीं इस तरह के झूठे। मेरी पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही थी, किसी ने पूछा कितनी सीट आएंगी, मैंने कहा 0 सीट आएंगी। तो इस तरह की उटपटांग बातें करने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन लिख के ले तो लीजिए, ये तो बिल्कुल अच्छी बात होगी, जरूर लिख के ले लीजिए। अगर 272 आ चुकी है मेरे भाई, तो प्रधानमंत्री ऐसी अनशंट बातें क्यों कर रहे हैं, है ना। या तो उनको लग गई है गर्मी है तो 1-2 दिन इलाज करवा दो उनका, नहीं तो ऐसी अनशंट बातें क्यों बोल रहे हैं। 10 दिन पहले बोला था, आपको याद है ना बयान क्या था, कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, जिसका मतलब है कि जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको दे देगी। इस वाक्य में कोई संदेह की गुंजाइश है। और कल क्या बोलते हैं, अरे आपको किसने बोल दिया, बिल्कुल उनका मैं भाव बता रहा हूं आपको। अरे आपको किसने बोल दिया, अरे मैंने कैसे कहा था, ऐसी बात मैं कह कैसे सकता हूं। जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन ये देश में ये सार्वजनिक जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा, है ना। ऐसी अनशंट की बात आदमी कब करता है, जब उसे पता होता है कि जमीन खिसक रही है। वैसे प्रधानमंत्री के बयान से 2 बड़ी अच्छे निष्कर्ष निकलते हैं। प्रधानमंत्री ने परसों जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि देखिए बच्चे तो उनके ज्यादा होते हैं जो गरीब होते हैं। पहली बात प्रधानमंत्री ने सही बात बोली, बिल्कुल सही बात है, बच्चे गरीबों के ज्यादा होते हैं। अब प्रधानमंत्री के वापस बांसवाड़ा के स्टेटमेंट पे जाइए, वो कह रहे हैं कांग्रेस इस देश की संपत्ति उन हाथों में दे देगी जो कि गरीब होते हैं। अब उनके हिसाब से अच्छी बात है ना, क्या बुरी बात है। इसका मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस इस देश में गरीबों का हित कर रही है, इस पे भी तालियां होनी चाहिए। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि भाई मैं तो जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मेरा सार्वजनिक जीवन समाप्त हो जाएगा। अब आप पत्रकार हैं, पिछले 20 दिन से क्या कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है उनका राजनीतिक कैरियर 20 दिन पहले समाप्त हो गया। ये प्रधानमंत्री की बात है, मैं तो केवल निष्कर्ष निकाल के बता रहा हूँ। सब ये जो कहानी बनाई गई है कि हमेशा चुनाव ऐसा होता है, ये तो बीजेपी की बनाई हुई कहानी है ना। बीजेपी चाहती है, ये सब सारी स्क्रिप्ट में पीछे हिंदू मुसलमान है और कुछ नहीं है। इनको कोई इस देश में कुछ चीज दिखाई नहीं देती। हिंदू मुसलमान, जानवर हिंदू मुसलमान, बीमारी हिंदू मुसलमान, है ना, और गुड़गांव हिंदू मुसलमान। अरे भाई यहाँ पे पहली बार चुनाव नहीं हुआ है, मेवात कोई नया पैदा यहाँ नहीं हुआ है। हमेशा हर इलाके में, अब ये अपना भिवानी महेंद्रगढ़ आ गया, उसमें तो हिंदू मुसलमान कोई नहीं है ना, वहां पे 35-1 हो जाएगा। बीजेपी की राजनीति है कि जहां कोई
भेद दिखाई दे सके, लेंस लगा के उसको बढ़ाओ। अंग्रेज भी यही किया करते थे, फूट डालो राज करो। मेरा विश्वास है कि ये चुनाव जाति धर्म के आधार पे नहीं लड़ा जाएगा, और मेरी अपील है, प्रयास है कि जाति धर्म से ऊपर उठ के किसानी मेरा धर्म, किसान मेरी जाति, और ये जाट की भी है, ये अहीर की भी है, और ये मेव की भी है। तीनों का धर्म किसानी है, तीनों की जात किसान है। मैं तो ऐसा मानता हूं।